वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर 13 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एक्सरसाइज के डिटेल आंसर। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो पोल्यूटेंट के सोर्सेज में कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्सेज में आ जाएगी हमारी लाइटनिंग, वैल्केनोज, जंगलात की आग, वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट, और बाकी मैन मेड हैं, लाइफ स्टॉक वेस्ट, फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज, सिटीज में जो पोल्यूशन क्रिएट होती है, और जो हमारी गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, एंड इंडस्ट्री, पावर प्लांट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट एंड सो ऑन। तो नेचुरल और मैन मेड दोनों ही तरीके से हम सोर्सेज प्रोवाइड होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, बोट, ट्रेन, कार, वैन, और बहुत ज़्यादा ये मैन मेड सोर्सेज हैं जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिनमें हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट, वोल्टाइल ऑर्गेनिक मेटल, अमोनिया, और हैवी मेटल्स भी हैं, यहाँ पे मिस हो गया, हैवी मेटल्स भी हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर H2SO4, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, अमोनिया, पार्टिकुलेट, सब मुख्तलिफ हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी हैं। इन तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा पार्टिकुलेट मैटर, टीनी पार्टिकल्स सस्पेंडिंग इन एयर विच फॉर्म बाय कंबस्शन प्रोसेस। बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, कंबस्शन से बनते हैं, कंस्ट्रक्शन में आते हैं, नेचुरल सोर्सेज से आते हैं। पार्टिकुलर मैटर कैन एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच कॉज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली हमारी व्हीकल्स में, गाड़ियों में, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। NOx, nitrogen oxides, can cause smoke, respiratory problem, and contribute to the acidic rain. सिमिलरली इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जिसमें कोयल ऑयल वगैरह शामिल हैं, इससे पैदा होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एम्फीसीमा, और बहुत सारी लंग्स और ब्रेन की डिजीज पैदा करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर ये भी पैदा करते हैं। व्हेन इट कंबाइन विद वाटर, जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करता है, वाटर कॉज एसिड रेन, और हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करता है। हम रिएक्शन दे भी सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो वाटर वेपर हमारे बादल के साथ वाटर वेपर से रिएक्ट करता है तो H2SO4 क्रिएट करता है, और H2SO4 क्रिएट होने के बाद ये एसिडिक रेन का बायस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज फ्रॉम, ये भी गाड़ियों की एमिशन से होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज होती हैं, हमारे घरों में हम कुछ ऐसे परफ्यूम, एरोसोल स्प्रे यूज करते हैं, वहां से रिलीज होती हैं। WOC कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाते हैं, एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मोक एंड हार्म लंग्स फंक्शन। मेनली नेक्स्ट आ गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत डेंजरस गैस है, इसमें ज्यादा सांस लेने से डेथ भी हो सकती है। इट प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। इनकम्प्लीट कंबस्शन हमारी मेनली गाड़ी में होती है। इट रिड्यूस द ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, हमारे खून में ब्लड की एबिलिटी, हीमोग्लोबिन की एबिलिटी कम कर देते हैं ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, और ये भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, और इसमें ज्यादा देर सांस लेने से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे इंसान की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल ओजोन। ट्रोपोस्फेयर लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में तो हमारी ओजोन जो है एक बहुत अच्छी गैस है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में ये गैस एक प्लूटेंट है। इट इज फॉर्म बाय, जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब ये बनती है। इट इरिटेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करती है, इससे एस्थमा पैदा होता है, और दूसरे हमारे लंग्स डिजीज होती हैं, हमारी क्रॉप डैमेज हो जाती है, और हमारा इकोसिस्टम डैमेज होता है। नेक्स्ट हमारे हैवी मेटल्स, दे आर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्री, मेनली ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज होते हैं, और इसमें आ जाता है लेड, मर्करी, कैडमियम। दे कैन कंटामिनेट सॉइल को, वाटर को कंटामिनेट, खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, और हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। फूड चेन में एंटर हो जाए तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज करते हैं, हत्ता कि हैवी मेटल इस्तेमाल करने से इंसान को कैंसर भी हो सकता है। अमोनिया, डेट अ वेरी डेंजरस गैस, इट इज फार्म बाय द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड लाइफ स्टॉक वेस्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बनती है। इट कैन कंट्रीब्यूट द पार्टिकुलेट मैटर फॉर्मेशन एंड अफेक्ट एयर एंड वाटर क्वालिटी को भी अफेक्ट करती है। और अमोनिया मेनली जो इंडस्ट्री में बनाई जाती है, दैट्स अ वेरी डेंजरस गैस, अगर वो रिलीज हो जाए तो इसमें सांस लेने पे इंसान की फौरन कुछ ही मिनट्स में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसे शॉर्ट में हम PAHS कहते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कंपोज ऑफ मल्टीपल फ्यूज एरोमेट्रिक रिंग, बहुत सारे एरोमेटिक रिंग आपस में फ्यूज करके बनाए जाते हैं। देयर फॉर्म ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कोयला, ऑयल एंड वुड, जैसे हमारी गाड़ियों में इनकम्प्लीट ऑर्गेनिक कंबस्शन होती है, उसमें ये बनते हैं। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कंसीडर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट ड्यू टू देयर
पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, बहुत जहरीले होते हैं और हमारे कार्साइनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, इंसान को इसे इस्तेमाल करने से डेथ भी हो सकती है। दे कैन बी फाउंड इन द सोर्सेज सच एज गाड़ियों के emission, गाड़ियों के धुएं में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इवन हमारे ग्रिल फ्रूट में भी ये शामिल होते हैं। तो घर का खाना खाना चाहिए। अब हम चलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिंथेटिक कंपाउंड एट कॉमनली यूज इन, किस में यूज होते हैं? हमारे पुराने रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर में, एरोसेल प्रोपेलर यूज करते हैं, फोम प्रोडक्शन, हमारे परफ्यूम, हमारे स्प्रेज में यूज होते हैं। दे बिकम पोल्यूटेंट ड्यू टू देयर ability to reach the upper atmosphere। ये बहुत लाइट गैसेज होती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और मेनली इनका काम है ओजोन को डिप्लीट करना, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ में आएंगी, हमारी बॉडी को टच करेंगी और इससे स्किन कैंसर हो जाएगा। व्हेन दे ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल कॉजिंग थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन अलो मोर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन रीच द अर्थ सरफेस, और ये बहुत एनवायरमेंटल और हेल्थ रिस्क है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और हेल्थ इफेक्ट। फॉर्मेशन फोटोकेमिकल स्मोक देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन आते हैं और ये सारे मिलकर एक फोटोकेमिकल स्मोक बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एक एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, तो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में ऑक्सीजन रिएक्ट करके ओजोन बना देती है। इसके साथ हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन वगैरह हैं, पैन हैं और नाइट्रिक एसिड हैं, ये सारे मिल जाते हैं और एक हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक तैयार हो जाती है। और विजुअली फोटोकेमिकल स्मोक देखने में ऐसी लग रही है, ये तो अपने ही किसी शहर की एक पिक्चर लग रही है, लेकिन ये नहीं है। तो फोटोकेमिकल स्मोक, दिस टाइप ऑफ स्मोक फॉर्म यूजली अर्बन एरियाज में होती है विद हाई लेवल ऑफ व्हीकल एमिशन, गाड़ियों के धुएं की वजह से, मेनली गाड़ियों के और इंडस्ट्रीज के धुएं की वजह से हमारी ऐसी स्मोक पैदा होती है। इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बिटवीन द पोल्यूटेंट्स, हमारे बहुत से पोल्यूटेंट हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्ट करते हैं। इसके अंदर ओजोन भी होती है विच इज आल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। एक इंडस्ट्रियल स्मोक, इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक स्मोक, काला धुआं, ब्लैक स्मोक, इट फॉर्म बाय द बर्निंग ऑफ कोयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल, जो आईपीपी में हम कोयले वगैरह जलाते हैं और फॉसिल फ्यूल वगैरह जलाते हैं उससे भी पैदा होती है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर मैटर, इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकुलर मैटर होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इंडस्ट्रियल कॉमनली एसोसिएटेड विद एरियाज वेयर कोयल, जहाँ पे कोयल और ऑयल प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल पे पावर प्लांट लगाए हो हमने, आईपीपी लगाए हो और वहां पे उस कंट्री में बहुत ज्यादा ये स्मोक पाई जाती है। वो पावर प्लांट जो फॉसिल फ्यूल से चलते हैं वो बहुत ज्यादा जहरीली गैसेज एमिट करते हैं, जिससे ये स्मोक पैदा होती है, इंडस्ट्रियल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक पैदा होती है, जिससे इंसानों को बहुत ज्यादा लंग्स की कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम पैदा होती है और उनके बाद में अल्टीमेट डेथ भी हो जाती है। बहुत ज्यादा डेथ होती है ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे ये हम ऐसे पावर प्लांट लगाए जाते हैं जो फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाती हैं जो फॉसिल फ्यूल पे चलती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कौन सी कंट्रीज में ऐसा होता है। किस चीज से मिलकर फोटोकेमिकल इंडस्ट्रियल स्मोक बनती है? फोटोकेमिकल स्मोक कंपोज ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट इंक्लूडिंग, इसके अंदर होती है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, volatile organic compounds, particulate matter, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के साथ react करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाती है। यही ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ react करके ओजोन बनाती है जो हमारी ट्रोपोस्फेयर में पोल्यूटेंट है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ react करके दोबारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना देती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर हमारे रेडिकल्स हैं मुख्तलिफ, उसके साथ react करके प्रोडक्ट ऑफ पैन, पैन बना देती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर ओ एस, रेडिकल ओ और होलोजन के साथ करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और अदर प्लूटेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आर क्या है? आर हमारे ऐसे ऑर्गेनिक फर्मेंट्स हैं, डब्ल्यू ओ सी, वोल्काइन ऑर्गेनिक मैटर, और पैन के स्टैंड फॉर, पैन से कहते हैं पर ऑक्सी एसिलिटेट नाइट्रेट। ये हमारे पास स्मोक का एक बहुत ही जहरीला केमिकल है। वाई स्मोक इज हार्मफुल? ओजोन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ स्मोक, वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड एयर पोल्यूटेंट एंड अमंग द मोस्ट डेंजरस। इसमें ओजोन जो हमारे स्टेटस ट्रोपोस्फेयर में बहुत ही डेंजरस है। बर्निंग आइस, आइस बर्न होती हैं, थ्रोट इरिटेशन, मुकस मेम्ब्रेन हो जाती है, शॉर्ट टर्म ब्रीथ, सांस नहीं आती है, हमारी सांस में स्वीजिंग कफिंग की आवाज आती है, कफ होती है बहुत ज्यादा, एस्थमा अटैक आते हैं, चेस्ट पेन, व्हेन हीलिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, पुल्मोनरी इन्फेक्शन होता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाती है। ओजोन बनती कैसे है? हमने देख लिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर एटॉमिक ऑक्सीजन बनाते हैं और ये एटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बना देती है। इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोबारा देखते हैं, पेन रिजल्टिंग इन आई इरिटेशन, डैमेज द वेजिटेशन एंड स्किन कैंसर, एग्रीवेट्स रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करती है हमारे पास,
नेक्स्ट, सुगेशन दैट रिजल्ट इन लंग कैंसर, लंग कैंसर भी हो सकता है इससे, और पल्मोनरी, हमारी लंग्स की पल्मोनरी डिजीज भी हो सकती है। प्लांट्स भी इससे बहुत ज्यादा डिजीज के शिकार होते हैं। स्मोक इंजरी सेल द अपर पार्ट ऑफ लीव्स कोलैप्स, अपर पार्ट ऑफ लीफ जो है वो सारा कोलैप्स हो जाता है। द लीव्स लुक वाटर सोक, देन ग्रेव्स स्ट्रिप blotch appearance of leaf, particularly tobacco or green leaf, और ऑक्सीडेंट कार रैकिंग एंड डिसेंट्री ऑफ स्टैच और रबर एंड पेनफुल फैब्रिक लूज देयर कलर, हमारे कपड़े, रबर पैंट, सब कुछ, हमारी बिल्डिंग के सब कुछ खराब हो जाता है। हमारे कपड़े, हमारी बिल्डिंग, हमारे पौधे, हमारे इंसान खुद इस फोटोकेमिकल स्मोक से बचे हुए नहीं है। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक में हमारी विजिबिलिटी, हमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, आंखें भी खराब हो जाती हैं, और जो आंखें ठीक हैं वो भी देखने ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकती। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा की डिजीज पैदा हो जाती हैं। 30,000 प्री मेच्योर डेथ अकर ईच ईयर कॉज बाय द पार्टिकुलर मैटर, प्री मेच्योर डेथ बच्चों की हो जाती है 30,000 से ज्यादा, सिर्फ ये पार्टिकुलर मैटर। हार्म ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाह हो जाता है, और उसके साथ एनिमल्स भी मरना शुरू हो जाते हैं। अ सीरियस डेंजर टू द ऑर्डरली टॉडलर्स एंड इल, जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुसीबत है। मजीद हैजर्ड इफेक्ट देखते हैं, जिसमें है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। स्मोक कैन कॉज रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक एस्थमा, pharyngitis, bronchitis, and other lung disease. It can cause irritation, coughing, and difficulty to breathe. Cardiovascular disorder भी आते हैं, prolonged exposure to smoke linked with heart problem, जिसे heart attack और एनीहाइमिया हो जाता है। एरहाइथीमिया, आई इरिटेशन, स्मोक कैन लीड टू रेडनेस, हमारी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, इचिंग हो जाती है, वाटरिंग ऑफ आइज, कुछ लोग इसे आसूबे चश्म और मुसलिफ आई डिजीज के नाम से मशहूर करते हैं। ये भी आमली पोल्यूशन की वजह से होता है। रिड्यूस विजिबिलिटी, नजर नहीं आता, स्मोक रिड्यूस द विजिबिलिटी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, एयर ट्रैवल पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, इवन मैरीटाइम नेविगेशन शिप्स, मेरी टाइम में एक्सीडेंट हो सकते हैं, नजर नहीं आएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, स्मोक डैमेज क्रॉप्स, क्रॉप्स को डैमेज कर देती है, जंगलात को डैमेज कर देती है, इकोसिस्टम एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर देती है। अजून एंड कंपोनेंट्स वो हार्म प्लांट ग्रोथ रोक देती है, डैमेज कर देती है, और हमारी फसलों की आउटपुट भी, यील्ड भी कम कर देती है। ये मुख्तलिफ इंटरनेट से लिए हुए सोर्सेज हैं कि एयर पोल्यूशन से वर्ल्ड वाइड कितनी डेथ होती हैं। इसमें अपनी कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया को भी देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ रहा है। ये 2016 का सर्वे है, यहाँ पे देखें पाकिस्तान यहाँ भी टॉप पे है। डेथ ऑफ ड्यू टू एयर पोल्यूशन 2020 आ गया। हम तो एयर पोल्यूशन को इनडायरेक्टली अपने खा ही रहे हैं, सारी पोल्यूशन जितनी भी एयर पोल्यूशन है उसी में तो सांस लेनी है, हमारी बॉडी के अंदर ही जा रही है सब। ये भी देख सकते हैं आप, इसमें अपनी कंट्रीज, इंडिया नंबर 1 पे आ रही है, देन पाकिस्तान अपनी कंट्री नंबर 3 पे आ रही है। तो हम वर्ल्ड पे टॉप कर रहे हैं। लेकिन हमारी बुक्स में तो 2012 का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया का नाम ही नहीं है हमारा। हम तो बहुत साफ सुथरी कंट्री है। ग्लोबल वार्मिंग, some components smoke like methane are potent greenhouse gases that contribute to global warming, जैसे aesthetic degradation, smoke give rise the persistence, spoiling scenic views and impact the overall aesthetic quality of the area. Question number 4, write down the reaction which involved in the formation of acidic rain. अब यहाँ पे दे सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों हवा में मॉइस्चर वाटर वेपर के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, और ये H2SO4 नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब ये क्लाउड में जाते हैं तो एसिडिक रेन का बायस बनते हैं। मजीद एक डायग्राम से देखें, SO2 वाटर वेपर के साथ ऐड करके H2SO4 नाइट्रोजन ऑक्साइड HNO3 बनाते हैं, और ये जो हमारे पास वाटर में डिजॉल्व होते हैं दोनों एसिड, तो ये पानी में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये पानी में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा नेचुरल अमोनिया होती है ये H+ आयन के साथ ऐड करके अमोनियम आयन बनाता है, अमोनियम आयन। तो हमारी जो बारिश हो रही होती है इसमें अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन और H+ आयन, ये तमाम आयन मौजूद होते हैं। लेकिन एसिडिक रेन में जो सल्फर के ऑक्साइड हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वही वाटर के साथ मॉइस्चर ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होते हैं, जैसे एसिडिक रेन, एसिडिक स्नो वगैरह फॉल होती है। इस सेक्शन को दोबारा देख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ऐड करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ ऐड करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो हमारे साथ बारिश में आते हैं और एसिडिक रेन का बायस बनते हैं। तो फॉर्मेशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रेड विद ऑक्सीजन ऐड करके वाटर वेपर की मौजूदगी में H2SO4 बनाते हैं। H2SO4 वाटर में डिजॉल्व होकर ये हमारे पेट्रोलियम आयन और सल्फेट आयन बनाते हैं। और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी के मॉइस्चर से ऐड करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये पानी में डिजॉल्व होकर पेट्रोलियम आयन और H3O+ आयन और नाइट्रेट आयन बनाते हैं। ये जो बारिश में सारे आयन मौजूद होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन देखते हैं। एसिड रेन कैन हार्म जंगलात को, लेक्स को, रिवर को, इक्वेटिक इकोसिस्टम सबको डैमेज कर देती है। इट डैमेज प्लांट foliage and aquatic life, alternate the pH of soil,
सॉइल की पीएच चेंज कर देती है, वाटर की पीएच चेंज कर देती है, एंड डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस जगह पे सर्वाइव करना बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कोरिजन करती है, एसिड रेन एक्सेलरेट द कोरिजन ऑफ बिल्डिंग्स। कोरिजन में हमारी बिल्डिंग में जो मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, तो ये बना देते हैं कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, ये भी एक्वा सोल्यूशन, हमारे मार्बल के बिल्डिंग स्टैचू वगैरह सब डिसॉल्व हो जाते हैं। स्टैच्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स डैमेज हो जाते हैं इन अर्बन स्ट्रक्चर। ह्यूमन हेल्थ, इनहेलेशन ऑफ पोllutants associated with acid rain such as fine particle matter which can adverse effect on health including respiratory problem and cardiovascular issues. इकोनॉमिक कॉस्ट, एसी ने लीड टू इंक्रीज द मेंटेनेंस, हमारी मेंटेनेंस बढ़ जाती है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, एज वेल एज हमारी एग्रीकल्चर जो यील्ड है वो कम हो जाती है, और हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाती है, बंजर होना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एसिड रेन अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ बाय लोअरिंग द पीएच, पीएच को एसिडिक कर देती है हमारी वाटर बॉडीज की। और उसके अंदर अगर अल्मीनियम बेस इक्वेटिक आ जाए, तो अल्मीनियम के अगर आयन आगे कहीं से डिजोल्व होके तो हमारी इक्वेटिक लाइफ के जो गिल्स हैं उनको क्लो कर देती है, तो हमारी इक्वेटिक लाइफ सांस नहीं ले पाती पानी में। जब वो पानी में सांस नहीं ले पाती तो हमारी इक्वेटिक लाइफ डेड हो जाती है, जिसमें हमारे फिशेस और एम्फीबियन जितने भी पानी में रहने वाले जानदार हैं वो मर जाते हैं। इट कैन आल्सो लीड द डिक्लाइन ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जो सेंसिटिव प्लांट है वो तो वैसे ही मर जाएंगे, और ऐसी स्पीशीज जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है वो भी इफेक्ट हो जाएंगी। ग्लोबल implications. Acid rain primarily affect local and regional areas. The pollutant responsible for formation can travel long distance in the atmosphere. देखें जो pollutant बने हैं वो जरूरी नहीं जहाँ पे इंडस्ट्री है वहां पे ये बारिश होगी, वो बादल तो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी जाके एसिडिक रेन भी कर सकते हैं। तो कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, कंट्रीब्यूट टू ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी जाके भी वो एसिडिक रेन का बायस बनते हैं। अफेक्ट इकोसिस्टम इन डिफरेंट रीजन में वो इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट द कॉम्बैट एसिड रेन हैव इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमिशन कंट्रोल, हमें मिशन कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना होगा, सच एज स्क्रबर इन पावर प्लांट्स। अब पावर प्लांट्स के बारे में ज़्यादा बात कर चुका हूँ, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट खुद ही समझदार है। नेक्स्ट बार है डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक बाय अर्थ इन द एटमॉस्फेयर। देखिए जब सोलर रेडिएशन आती है तो बहुत सी सोलर रेडिएशन जमीन पर चल जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, बहुत सी रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे अब्सॉर्ब होती है, और बहुत सी रेडिएशन जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। सम द इन्फ्रारेड रेडिएशन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम इज अब्सॉर्ब, कुछ पास हो जाती है कुछ अब्सॉर्ब हो जाती है। री इमिटिंग इंटरेक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल, लेकिन ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थ हमारी वार्म रहती है, ठीक है ना, एंड लोअर द एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, और जब अर्थ गर्म होती है तो ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सूरज की रोशनी आई, कुछ रोशनी हमारी एयर के साथ टकरा के वापस चली गई हमारे पास, और कुछ जमीन पे आई और अर्थ को उसने गर्म रखा। चलिए, और सेकंड में हमारे कुछ इसी रोशनी को जब जब हमारी अर्थ गर्म होती है तो इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में यही हीट एनर्जी, ये रेडिएशन हमारी जो अर्थ है उसे एमिट निकाल देती है। तो नेचुरल ग्रीन हाउस हमारे बहुत जरूरी है ताकि हमारी अर्थ एक बर्फ का गोला ना बन जाए। तो हमारे कुदरती तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोलर रेडिएशन आती है, और सोलर रेडिएशन का कुछ हिस्सा वो जذब कर लेती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, कुछ वक्त चली जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेज जिसमें CO2 है, अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत ही ग्रीन, इसकी हम कंसंट्रेशन दुनिया में बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब जो एमिट हो रही है इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडिएशन हीट जो एमिट कर रही है अर्थ, वो अर्थ अपने एटमॉस्फेयर से बाहर एमिट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेज उसको अब्जॉर्व कर लेती हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेज इसको अब्जॉर्व कर लेती हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब्जॉर्व तो पहले भी कर रही थी, लेकिन वो पहले उतना अब्जॉर्व कर रही थी जितने अर्थ को जरूरत थी, जितना कुदरत ने इसको डिजाइन किया हुआ है, इतनी ही वो एमिट करे, इतना एमिट करे तो ये हमारा बैलेंस बरकरार रहेगा। अगर ये ना हो तो हमारा तो बर्फ का गोला बन जाएगी हमारा हमारा प्लेनेट। इसकी जरूरत है, लेकिन इसको हम अगर डिस्टर्ब कर दें, इसको बहुत ज्यादा कर दें, तो हमारा अर्थ बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी और एनर्जी एमिट नहीं हो पाएगी, एनर्जी स्पेस में द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट नहीं हो पाएगी, जिससे हमारी, ठीक है, लेकिन बहुत कम एमिट होगी, ज्यादा एमिट नहीं हो पाएगी, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं सन की एनर्जी आ तो रही है, एमिट भी होती है, लेकिन जब ये गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज हम ज्यादा कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जब अर्थ इस चीज को एमिट करती है तो ग्रीन हाउस गैसेज को अब्जॉर्व कर लेते हैं, और दिन ब दिन हमारा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाता है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वाटर वेपर्स हैं। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, फॉसल फ्यूल को जलाना, जंगलात को काट देना, इंडस्ट्रीज process also increase the concentration of these gases in the atmosphere which cause enhance the heat trapping, जो heat trapping process है उसको increase कर देते हैं। burning fossil fuel, the combustion of fossil fuel like coal, oil and natural gas release large quantity of carbon dioxide and water vapor into the atmosphere. Deforestation से removal of forest reduce the planet capacity,
जंगलात काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे अब्जॉर्ब करते हैं, जंगलात अब्जॉर्ब करते हैं, वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। ट्रीज आर द मेजर यूजर्स हैं CO2 के, तो उनको हम काट रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सर्टेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी emit ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड विच कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये गैसेज जो है दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हैवी मेटल पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन द हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इट। सोर्सेज ऑफ हैवी मेटल देखते हैं। हैवी मेटल सोर्सेज क्या है? स्मेल्टिंग है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, माइनिंग है, फार्मास्यूटिकल फर्टिलाइजर्स हैं, कुरीजन है, इंडस्ट्रियल स्मोक है, वेस्ट डिस्पोजल है। हैवी मेटल होते कौन से हैं? ये नजर आ रहे होंगे आपको बहुत सारे हैवी मेटल। स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री से क्रोमियम प्लेटिंग से क्रोमियम हासिल होता है। फर्टिलाइजर से हमारे पास कॉपर के आते हैं। कम्बस्शन ऑफ ऑयल, गैसोलीन, कोयल, जो हमारे जो डीजल पेट्रोल फर्नेस ऑयल वगैरह जाते हैं, उससे लेड कंपाउंड हासिल होते हैं, एंड सो ऑन। बहुत से मुख्तलिफ हमारे प्रोसेस है जिससे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के हैवी मेटल हमारे पोल्यूटेंट में इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके इफेक्ट देखते हैं हमारे हार्ट में। चेंजिंग इन हार्ट फंक्शन, जिसे हार्ट अटैक आ जाते हैं, इंक्रीज हार्ट रिदम, ब्लड की प्रॉब्लम आती है, वास्कुलर सिस्टम्स की प्रॉब्लम आ सकती है, रिप्रोडक्शन, हमारी रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, लंग्स हमारे डैमेज हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, और हमारे ब्रेन के न्यूरिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, न्यूरिकल डिजेनरेटिव इलनेस भी आ सकती है। हैवी मेटल पोल्यूशन रेफर टू द contamination of the environment, especially water, soil and air with toxic heavy metals। तो टॉक्सिक हैवी मेटल कौन कौन से हैं? हमारे पास लेड है, मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक वगैरह। दीज मेटल कैन अकोमुलेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकोमुलेट हो जाते हैं, जिनमें ह्यूमन भी शामिल हैं, और बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज करते हैं। जैसे हमारा न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मेटल लाइक लेड एंड मर्करी कैन अफेक्ट द ब्रेन फंक्शन, ये ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट कर देते हैं, लीडिंग टू कॉग्निटिव डेफिसिट बिहेवियर इश्यूज। हमारे बिहेवियर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, इंसान एबनॉर्मली बिहेव करता है। ठीक है ना। और बच्चों की डेवलपमेंट नहीं होती, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती चिल्ड्रन में। किडनी डैमेज, हैवी मेटल और गंदा पानी इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है किडनी डैमेज। हैवी मेटल अकोमुलेट इन किडनी लीडिंग टू रीनल डिसफंक्शन एंड फेलियर। हमारा रीनल, किडनी का रीनल है वो फंक्शन करना बंद कर देता है और हमारी किडनी फेल हो जाती है। रेस्पिरेटरी इशू, अगर हैवी मेटल को इनहेल कर दें पार्टिकल लाइक, तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इंक्रीज द रिस्क ऑफ, और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज है उनका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हैवी मेटल के एक्सपोजर, जैसे कि हमारा मेन एक हैवी मेटल है जिसमें हम कहते हैं आर्सेनिक, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है ना। और इससे हाइपर टेंशन भी क्रिएट होती है, कैंसर। बहुत से हैवी मेटल हैं जिसमें कैडमियम है, आर्सेनिक है, ये बहुत ज्यादा जहरीले हैं कॉर्नेट से, और इससे मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हो सकते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तान, इंडिया में लेदर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में से हैवी मेटल रिलीज हुए, कैडमियम, क्रोमियम वगैरह, और बहुत से लोग कैंसर की वजह से मरे। लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये किस वजह से इतनी ज्यादा डेथ हो रही है। और जब पता हुआ तो उस मामले को क्लोज कर दिया गया। ये आप समझते हैं क्यों क्लोज कर दिया गया? इसी टॉपिक पे, हैवी मेटल के टॉपिक पे, अमिताभ बच्चन ने स्पेशल एक मूवी में आए हैं वो, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हैवी मेटल से कैसे कैंसर हुआ है, और उनके रोल में उनकी बेटी को कैंसर हुआ और वो वफात पा गई। फिल्म के अंदर एक मूवी भी थी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड टेंडरीज होती हैं जो हैवी मेटल रिलीज करती हैं, लोग कैंसर से मरते हैं। ये किन लोगों की होती है ये तो स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस तरह के टॉपिक हाईलाइट नहीं हो पाते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। कैटालिटिक कन्वर्टर ये एक डिवाइस होती है, ये एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में धुएं वाले पाइप के साथ लगाई जाती है, जो हार्मफुल एमिशन को कंट्रोल करती है। इट कन्वर्ट जो जहरीली गैसेज होती हैं, टॉक्सिक गैसेज, उसको कन्वर्ट कर देती है नॉन टॉक्सिक गैसेज में, प्लूटर फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन, एंड लेस हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट कर देती हैं। ये वर्क कैसे करता है? एग्जॉस्ट एंट्री, आप ये देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी के इंजन से आउट होता हुआ जो पाइप है, वहां पे धुआं एग्जॉस्ट होने से पहले यहाँ पे हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, और ये हमारी प्लूटन गैसेज को नॉन प्लूटन गैसेज में तब्दील कर देता है। हमारे जितने भी अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, कार्बन अनबर्न कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, वो कैटालिटिक कन्वर्टर से कन्वर्ट होने के बाद वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। हमारे पास मेनली धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर उनके साथ रिएक्शन करता है। इसमें कैटालिस्ट यूज होता है प्लेटिनियम, रोहेडियम, और उसके बाद ये नॉन प्लूटन गैसेज में तब्दील हो जाती हैं। इसमें यहाँ पहले रिडक्शन होती है, फिर ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन आए, प्लेटिनियम प्लेटिनियम और प्लेटिनियम रोहोडियम वगैरह एज कैटलिस्ट यूज हुए। उन्होंने इन गैसेज को आपस में रिएक्ट करवा के नॉन प्लूटन गैसेज में तब्दील करवा दिया। अनबर्न हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेप वन में गए। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने रिएक्ट किया और अनबर्न गैसेज, और यहाँ पे अनबर्न गैसेज रिएक्ट करके बर्न हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गई, और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में तब्दील हो गई। सेम डायग्राम यहाँ पे भी है। कुछ अच्छी गाड़ियों में ऑक्सीजन सेंसर मॉनिटर भी लगे हुए हैं, वो भी बताते हैं कितनी ऑक्सीजन लेवल आउट हो रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अनबर्न नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनबर्न हार्ड कार्बन कैटलिस्ट इन्हें मजबूर कर देते हैं, ठीक है ना। पीरी पीरी पार्टिकल होते हैं अल्मोनियम डाइऑक्साइड में, आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गई, और यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन में तब्दील हो गई, तो हमारे पास ये वाली ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसफर हो जाती है इस ऑक्सीजन को, सॉरी उल्टा मैं कर गया हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे, ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रेड करके बर्न हो जाते हैं, जहाँ पे नहीं लिखा यहाँ पे वो भी बर्न हो जाते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे करता है रिडक्शन रिएक्शन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाती हैं, यही ऑक्सीजन जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेड करती है, यहाँ पे जो रिडक्शन हुई थी वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा बाद में, रिडक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, और ऑक्सीडेशन में वही ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं, और जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि वो बर्न हो जाते हैं, और वो बर्न होकर CO2 और H2O में तब्दील हो जाते हैं। ये आप दोबारा देख सकते हैं कि जैसे कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिडक्शन कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और नाइट्रोजन NOx है जो वो रिडक्शन करके नाइट्रोजन गैस बना देते हैं, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन बर्न हो जाते हैं। अब वर्किंग की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। एग्जॉस्ट एसिड फ्रॉम द इंजन इंक्लूडिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो कैटालिटिक कन्वर्टर में एंटर होते हैं, फिर वहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन होता है इनसाइड द कन्वर्टर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पहला होता है रिडक्शन कैटलिस्ट और बाद में होता है ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। दे आर मेड ऑफ अ प्रिसाइज मेटल, और ये कैटलिस्ट कौन से मेटल होते हैं, प्लेटिनियम पैलेडियम एंड रोहेडियम। रिडक्शन कैटलिस्ट क्या करता है, रिडक्शन कैटलिस्ट नाइट्रोजन को रिडक्शन होने में मौजूद कर देता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड तब्दील हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है ब्रेक डाउन होने के बाद, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूविंग ऑक्सीजन एटम, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। फिर हम ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट की तरफ चलते हैं, जो हमने हमारी ऑक्सीजन रिमूव हुई थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, और जो हमारे अनबर्न हाइड्रोकार्बन थे वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बना देते हैं। द कन्वर्ट लेस हार्मफुल गैसेज, तो जो लेस हार्मफुल गैसेज हैं मेनली उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O होते हैं, और एक्सपेल्ड थ्रू द व्हीकल एग्जॉस्ट सिस्टम, वो धुएं में बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगेस्ट सम मेजर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटीज लॉज हैं रेगुलेशन है इन एवरी कंट्री वेरी कर रहे हैं। हेयर सम कॉमन मेजर हम देखेंगे, क्लीन एयर एक्ट है यूनाइटेड स्टेट का, द कंहेंसिव लॉ सीरीज एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को डील करता है। रेगुलेट एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोर्स, इंडस्ट्री में से कितना धुआं निकलेगा इसको रेगुलेट करता है, गाड़ियों के धुएं में से और अदर पोल्यूशन सोर्सेज में। दूसरा एम्बिएंट एयर क्वालिटी डायरेक्टिव, ये यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव है, सेट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ने सेट की हुए, इंक्लूडिंग पार्टिकुलर मैटर भी है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड मोर। मेंबर स्टेट आर रिक्वायर्ड टू टेक मेजर, अब इसकी जितनी मेंबर स्टेट है उन्हें मेजर लेनी पड़ती है, मेंटेन दी स्टैंडर्ड। नेशनल अमेंडेड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मैनी कंट्री एस्टैब्लिश देयर ओन क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई एक्सेप्टेबल एयर पोल्यूशन, हर कंट्री ने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। वायलेशन कैन लीड टू, अगर आप वायलेशन करेंगे तो आपको फाइन होगा या फिर इन्फोर्समेंट भी हो सकती है। ये एक टेबल है जिसमें आपको दिया हुआ है कि पोलूटेंट्स, मुख्तलिफ पोलूटेंट एवरी टाइम एनुअल या 24 आवर में कितनी उनकी कंसंट्रेशन रिकमेंडेड है, कि उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन वो रिलीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास emission स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट ऑफर्ड सेट emission स्टैंडर्ड, लिमिट फॉर स्पेसिफिक pollutants ऑफ इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, emission ट्रेडिंग स्कीम्स हैं। some region implement cap and trade system where companies can buy and sell pollutant allowances, these incentive provoke companies to reduce emission, वो बाय और सेल कर सकते हैं pollutant allowances, उनका pollutant कम होने से उनको इकोनॉमिकली फायदा होता है। व्हीकल emission testing, रेगुलेशन रिक्वायर्ड व्हीकल टू मीट स्पेसिफिक emission टेस्टिंग स्टैंडर्ड, जिसके लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं। प्रोडिक emission टेस्टिंग ऑफ कार, एक पीरियड के बाद कार में से कितना धुआं निकल रहा है, उसमें कितने pollutant है वो टेस्ट होते हैं, या ट्रक्स, इसे इंश्योर होता है कंप्लायंसेस। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, promoting renewable energy sources, reducing reliance to on fossil fuel can significantly improve air quality. In Pakistan, पाकिस्तान का देख लेते हैं, Alternate Energy Development Board is working on it. Public awareness education, government often run companies to educate people about air quality issues and encourage behavior that reduce pollution. Question number 9, what are the different protocol and according being followed by the world, जो वर्ल्ड ने फॉलो करें रिड्यूस एयर पोल्यूशन, जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, दुनिया फॉसिल फ्यूल से रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जा रही है, सस्टेनेबल एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, कैन नॉट बी डैमेज द एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन को तकरीबन खत्म कर देंगे। बिजली की इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना, वैक्यूएटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना, तो हम बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, कंट्रीब्यूटिंग द क्लीन एयर इन अर्बन एरिया, इको फ्रेंडली बिल्डिंग डिजाइन की जा रही हैं, इको एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है, वो अपनी तमाम पावर सोर्सेज जो है वो अपनी सोलर पैनल लगा के खुद बेखुद हासिल कर रहे हैं। प्लांटेशन पौधे लगाए जा रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज में चलती हैं कि ट्रीज लगाएं। रेगुलर पोल्यूटेंट ट्रीज एनफोर्स किया जाए, अपडेट किया जाए इंडस्ट्री को, व्हीकल को, कि वो रेगुलेट करें पोल्यूटेंट रिलीज को। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, प्रैक्टिकल प्रॉपर
प्रैक्टिसिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल किया जाए, उनको रिसाइकल किया जाए, रिलीज हार्मफुल प्रोडक्ट इनटू देयर वेस्ट बीन burning and decomposition, deploying the monitor system aids identify pollution sources, enable timely invention to mitigate their impact on air quality. The next है clean industries लगाई जाए, encouraging industry to embrace cleaner technologies, produce significant cut emission को कट करें, pollutant बहुत ही कम रिलीज करें, और पब्लिक अवेयरनेस दी जाए लोगों को। इसका ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अपने कुछ हेडिंग्स आप देखें और अपनी वर्डिंग में आप इसे एक्सप्लेन कर दें, दैट्स वेरी इजी मेथड, याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एनलिस्ट सम प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? ग्लोबल वार्मिंग से हमारा एवरेज का अर्थ टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कॉजिंग हीट वेव्स, चेंजिंग वेदर पैटर्न। हमारी मेल्टिंग आइस है, राइजिंग द सी लेवल हो रहा है, वार्मिंग क्लाइमेट एक्सेलरेट द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, ग्लेशियर एंड लीडिंग द राइज द सी लेवल। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट सर्फ हॉरिकेन्स आ रहे हैं, खुशहाली आ रही है, फ्लड आ रही है, जंगलात को आग लग रही है मुस्लिम कंट्रीज में, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, थ्रेडिंग बायोडाइवर्सिटी को हमारा थ्रेड आ रहा है, और ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट, हीट रिलीज इलनेस, स्प्रेडिंग डिफरेंट डिजीजेस एंड फूड और वाटर की शॉर्टेज इंपैक्ट हो रही है, और माइटिगेशन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन थ्रू द पॉलिसीज एंड एक्शन सच एज ट्रांसिशनल टू द रीन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का जी वाई कट गया, सोर्सेज इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज। क्वेश्चन 11, एवेल्युएट ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी को एवेल्युएट करें जो कंट्रीब्यूट कर रही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, जिसमें हमारा मेन है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल, कोयल और नेचुरल गैस, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज। एयर पोल्यूशन में एमिशन ऑफ गाड़ियों के एमिशन, धुआं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ गए हमारे पास, पावर प्लांट्स आ गया, फिर पावर प्लांट आ गए, pollutant such as sulfur dioxide, nitrogen oxide or particulate matter into the air, these pollutant contribute, इससे क्या हो रहा है, स्मोक पैदा हो रही है, एसिडिक रेन और रेस्पिरेटरी डिजीजेज आ रही हैं, ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं। ओजोन डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन को पतला और ओजोन होल पैदा कर रहे हैं, ये हम फ्रिज में एरोसोल स्प्रे में रिफ्रेशर में यूज कर रहे हैं, और इसे हार्मफुल इफेक्ट जमीन पे आ रही है, जिससे स्किन की डिजीज आ रही है, स्किन कैंसर हो रहा है उसकी सरफेस पे, और पौधे डैमेज हो रहे हैं, जंगलात को काटा जा रहा है, क्लीनिंग फॉरेस्ट, कटिंग ट्रीज, एग्रीकल्चर, लॉगिंग एंड अर्बनाइजेशन, हम एग्रीकल्चर के लिए, लॉगिंग के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए अपने जंगलात काटते जा रहे हैं। Plant ability to absorb CO2. Trees act as carbon sinks and their removal contribute to higher atmospheric CO2 level. Health impact. Poor air quality caused by pollutant can lead to respiratory and cardiovascular. अगर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो पोल्यूटेंट से हमारे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज पैदा हो रही है, हीट वेव आ रही है, जिससे हमारे चेंजिंग डिजीजेज पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हर दफ़ा लोग नए नए तरीके से मुख्तलिफ तरह से शदीद बीमार होते जा रहे हैं। Last question. Analyze the role of environmental chemistry, green chemistry. Environmental chemistry is a vital understanding and climate change by the analyzing chemical process. किसी में की रोल क्या है इसमें, ग्रीन हाउस गैसेज, आइडेंटिफाई एंड स्टडी द ग्रीन हाउस गैसेज, हमने आइडेंटिफाई किया, स्टडी किया ग्रीन हाउस गैसेज, अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर एंड देयर रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट, monitoring pollutants such as black carbon and ground level ozone which contribute to global warming. Ocean chemistry, understand how ocean absorb CO2 and process ocean acidification, कैसे वो CO2 को absorb करके ओशन हमारे acidified होते जा रहे हैं. The ocean role is carbon sequestration. Climate mitigation, developing green technologies and sustainable practices to reduce emission. Next है feedback mechanism. Study chemical feedback loops like methane release from thawing, permafrost and aerosol impact on climate. ये हमारे ग्रीन हाउस केमिस्ट्री के, ग्रीन केमिस्ट्री के, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव हैं। एटम इकोनॉमी, वेस्ट रिडक्शन, बिगिन टू डिजाइन न्यू डिजाइन जो पोल्यूशन फ्री हो, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जाए एंड सो ऑन, एनर्जी एफिशिएंट चीजें बनाई जाएं, रीन्यूएबल फीड स्टॉक किए जाएं, कैटलिस्ट एफिशिएंसी की जाए, क्वालिटी कंट्रोल की जाए और सेफ्टी कंट्रोल की जाए। थैंक यू माय फ्रेंड्स, काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।